Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to discuss about the basic of communication. देखिए, आप दो तीन बातें जरा जहन में रख लीजिए। आज हमारा फर्स्ट डे है। एक होता है अंग्रेजी जो जबान है, इंग्लिश लैंग्वेज, इसका बेसिक, इसकी बुनियाद। और एक होता है कम्युनिकेशन जो होती है, यानी स्पीकिंग जिसे आप कहिए। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक, दोनों में अच्छा खासा फर्क है। बहुत सारे लोग जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और जिन जो इंग्लिश के बैनर्स वगैरह सब निकालते हैं, वो बड़े अच्छे से खूबसूरत से बैनर्स निकालते हैं और लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। वो पेमेंट चूंकि एक बार में ही लेते हैं। अक्सर जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले लोग हैं, वो एक बार में ही पेमेंट आपका पूरा लेते हैं। आपको समझ में आए या ना आए, आपकी कभी बात पढ़ाने वाले से हो या ना हो, इनको उससे कोई मतलब नहीं। वो उन लोगों को ये पता है कि भाई साहब, आपको अगर इनरोल्ड हमारे यहाँ कराना है तो इतने महीने का कोर्स, इतने पैसे दे दीजिए आप। बाकी उन्होंने जो एडवर्टीजमेंट तैयार किया हुआ होता है, वो बड़ा जोरदार होता है, वो आपको खींच लेता है। क्योंकि जिस बंदे को अंग्रेजी सीखनी है, उसके अलावा को दूसरा ऑप्शन नहीं ना, उसके पास होता है, चलो सीख ही जाऊंगा। लेकिन जब वो ज्वाइन करता है तो पता चलता है। मेरे यहाँ इस क्लास में भी होंगे कुछ बच्चे, और वो क्लास में भी, जो 20-20 हजार रुपए खर्च करके इस क्लास को ज्वाइन किया, और बड़े रीजनेबल प्राइस में उन्होंने माशाल्लाह वो चीज हासिल की जो उन्हें वहां नहीं मिली। एक बच्चा, क्या छोटा सा एक इंसिडेंट और वाकया बताऊं मैं आपको। वो उसने कॉल की मेरे मैनेजर को, उनसे बात हुई। तो उस बच्ची ने कहा कि सर, मेरा बेसिक तो क्लियर है, मुझे थोड़ा एडवांस लेवल में सीखना है। इन्होंने उनसे सवाल ये कर लिया कि ये तो अच्छी बात है आपकी। अच्छा, वैसे आपने बेसिक लेवल में टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं? तो वो बच्ची जो ये कह रही थी कि मेरा बेसिक तो क्लियर है, उसको ये नहीं पता कि टेंसेस किसे कहते हैं। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितना बड़ा फ्रॉड बाहर बाहर चल रहा है। बेसिक के नाम पर, कि आपको बेसिक सिखाएंगे, आपको इंटरमीडिएट सिखाएंगे, फिर आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग। वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन फिफ्थ मंथ उसको यहाँ हो गए हैं। अच्छी अंग्रेजी बोलती है। तो बताने का मकसद बहरहाल ये है कि ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है, मेहनत करने के जज्बे से आपने यहाँ जो आए हैं, वो अब मेहनत करने के जज्बे से आपको आगे सीखना है। और इसीलिए क्लास भी ज्वाइन आपने की है, और आप करेंगे भी इंशाल्लाह। किसी बच्चे की कोई बात समझ में नहीं आएगी, एक बार नहीं, 1 करोड़ बार मुझे अगर बताने की जरूरत होगी तो उस बच्चे को बताऊं। इसलिए मैंने कहा ये क्लास हर एक उस स्टूडेंट की है जो दूसरी जगह से मायूस होके आया है, जो दूसरी जगह से ना उम्मीद और डिसअपॉइंटेड होके आया है। ठीक है, यहाँ हर कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन सिस्टम से है, सिस्टम से है। वो सिस्टम क्या है समझ जाएंगे, आपको बताया जाएगा। क्लास में कोई चीज आपने कहनी है, आपको मौका नहीं मिला क्लास में कहने का, डोंट वरी। किसी भी तरीके की टेंशन की जरूरत नहीं है। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95 से, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, बस आपको जवाब मिल जाएगा। आप ये चाहें कि मैंने इस मिनट में मैसेज ड्रॉप किया है सर, अगले मिनट में मुझे जवाब दें आप, ये जरा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको इंतजार करना रहेगा। ठीक है, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा। एक सवाल नहीं, 1 करोड़ बोल रहा हूं मैं, वो करेंगे, सबका जवाब मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। बहरहाल, एक होता है अंग्रेजी जबान का बेसिक, और एक होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक। अंग्रेजी जबान जो है, इसका बेसिक क्या है? ABC वगैरह, वर्ड्स, लेटर, वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, ये सब वो होते हैं जो अंग्रेजी जबान के बेसिक में आते हैं। एक है अंग्रेजी जबान जो तकल्लुम है इसका, और जो कम्युनिकेशन है इंग्लिश का, इसका बेसिक, दोनों में फर्क है। इसका जो बेसिक है वो है जो आज आप पढ़ने जा रहे हो। ये मेरे यहाँ का बेसिक है, जो आज पहली वाली जो क्लास है,
ये बेसिक ही है बस, इसके अलावा कोई बेसिक नहीं, फिर आप ऊपर ही चढ़ते चले जाएंगे। बस यही है आज का लेसन जो बेसिक है। ठीक है, इसको आपको समझ लेना है। बहुत आसान सी बातें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मुझे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आप एक एक बार में समझते जाएंगे। ठीक है, कोई भी बात फिर भी यहाँ भी समझ में आपको नहीं आएगी, अगर वक्त बचेगा तो आपको मौका दिया जाएगा पूछने का। और अगर नहीं बचता है वक्त, तो जो बच्चे पूछना चाहते हैं, उनको डाउट्स है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उनको वहाँ जवाब मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है, इसको उर्दू में अगर लफ्ज हम दें तो इसको बोला जाता है उर्दू में जुमला। तो जो उर्दू में और अरबी में जुमला होता है, वही अंग्रेजों के यहाँ सेंटेंस कहलाता है, सेंटेंस। अब अंग्रेजों ने इसकी एक तारीफ कर रखी है, वो क्या है? सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, वो थोड़ा सा आपको देख लेनी है। देखिएगा, आपको पहले से आती होगी, बहुत सारे लोग हुए। A group of words which make a complete sense is called sentence. अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ, कई सारे ऐसे अल्फाज जिनको मिलाकर एक ग्रुप बना लिया गया हो, और वो ग्रुप ऐसा हो जिससे एक पूरी बात और मीनिंग समझ में आता है, उसको कहा जाता है सेंटेंस है। कई सारे अल्फाज हैं, एक लफ्ज ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन सबको उठाया, एक ग्रुप बना लिया। अब ये जो ग्रुप बना है इन सारे वर्ड्स का, ये ऐसा ग्रुप है कि इससे मुझे कोई पूरी बात समझ में आ रही है, कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है, तो मैं कहूंगा ये सेंटेंस है। और अगर नहीं पूरी बात समझ में आ रही है, तो फिर मैं कहूंगा ये सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक। आई एक अलग वर्ड है, एम एक अलग वर्ड है, ईटिंग एक अलग वर्ड है, केक एक अलग वर्ड है। अब इसको इन चारों को जब हमने मिलाया, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, ये अल्फाज का एक पूरा मजमुआ बन गया। तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया कि इससे कंप्लीट मीनिंग समझ में हमें आ रहा है। वो क्या है? कि एक बंदा ये कह रहा है, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। तो हमें ये समझ में आया ये सुनकर, अच्छा ये कोई एक बंदा है जो ये बता रहा है कि जी मैं केक खा रहा हूँ। तो ये आई अलग, एम अलग, ईटिंग अलग, केक अलग, ये कई सारे वर्ड से इनको जब हमने मिलाया, तो मिलाने के बाद एक इससे मीनिंग हमें कंप्लीट समझ में आ रहे हैं। जब कंप्लीट मीनिंग किसी भी ऐसे अल्फाज के मजमुए से, ग्रुप ऑफ वर्ड से, हमें जो कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, तो उसके बारे में कहा जाएगा कि ये सेंटेंस है। और अगर कई सारे अल्फाज तो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, अल्फाज का मजमुआ तो है, लेकिन उसे मीनिंग कंप्लीट समझ में नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, द एक अलग वर्ड है, वे अलग है, यू अलग है। अब देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, द वे यू। भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसलिए हैं कि द अलग, वे अलग, यू अलग, इन सबको जब हमने मिला दिया, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बन गए। लेकिन ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि इससे हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहे। तो जब कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहे, तो फिर क्या कहा जाएगा? ये सेंटेंस नहीं है। क्या मीनिंग है इसका? द वे यू, जिस तरह से आप, जिस तरीके से आप, जिस अंदाज से आप, ये इसके ट्रांसलेशन है। इसका कोई मीनिंग है? मतलब क्या हुआ भाई, जिस तरह से आपका क्या मतलब? पूरी बात कहिए ना भाई। जिस तरह से आप बोलते हो मैं भी बोलता हूँ, जिस तरीके से आप लिखते हो मैं भी लिखता हूँ। तो जब अब पूरी बात समझ में आ रही है ना, जिस तरीके से आप लिखते हो मैं भी लिखता हूँ, जिस तरीके से आप बोलते हो मैं भी बोलता हूँ। लेकिन द वे यू, जिस तरीके से आप, इससे कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो देखिए, अल्फाज का मजमुआ तो है, कई सारे अल्फाज हैं, ये वर्ड्स का ग्रुप तो है, लेकिन ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि इससे कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहे। अब जाहिर है, जब कंप्लीट मीनिंग इससे समझ में नहीं आएंगे, तो ये सेंटेंस तो हो नहीं सकता। क्योंकि सेंटेंस में ये जरूरी है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ साथ, अल्फाज का ऐसा मजमुआ मजमुआ होने के साथ साथ, उससे कोई मीनिंग
और कोई माना भी मुकम्मल तरीके से समझ में आने चाहिए, तब कहा जाएगा ये सेंटेंस है, वरना नहीं। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूँ। एक पूरी बात समझ में आ रही है, सुनते ही पता चल रहा है कि कोई एक बंदा है जो कह रहा है कि मैं केक खा रहा हूँ। तो खुलासा ए कलाम ये है, कंक्लूजन इज दैट अल्फाज का ऐसा मजमुआ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस अंदाज का हो कि इससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, तो वो सेंटेंस है, वरना नहीं है। सिंपल। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। यहाँ पर भी आई अलग, एम अलग, ड्रिंकिंग अलग और वाटर अलग, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। इनको मिलाया तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। ठीक है। अब ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अल्फाज का पूरा मजमुआ है। इस मजमुए से, इस ग्रुप ऑफ वर्ड से कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है कि कोई एक बंदा है जो ये कह रहा है कि जो मैं पानी पी रहा हूँ। तो जब बात पूरी समझ में आएगी तो वो सेंटेंस होगा, नहीं समझ में आएगी तो सेंटेंस नहीं होगा। सिंपल। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब ये पढ़ा आपने सेंटेंस की डेफिनेशन। अब सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं, लेट्स सी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बुनियादी तौर पर सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं बुनियादी तौर पर। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट को अगर उर्दू में कहा जाए तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फाइल। जो फाइल है उर्दू में, वही अंग्रेजों के यहाँ सब्जेक्ट है। वर्ब के लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है फ़िल। तो जो उर्दू में फ़िल है वो अंग्रेजों के यहाँ वर्ब है। ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है उर्दू में और अरबी में मफऊल का लफ्ज। तो जो मफऊल है वो अंग्रेजों के यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब जरा आसान सी तारीफ इनकी सुन लीजिए, डेफिनेशन क्या है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ये ध्यान से सुनना भाई साहब, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ध्यान से सुनोगे तो चुटकियों में चीजें समझ में आ जाएंगी सच में। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? बहुत मुश्किल डेफिनेशन है, लेकिन तैयार हैं आप? ठीक। सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जवाब, जो करने वाला हो। इतनी मुश्किल डेफिनेशन है, देखा आपने? जो करने वाला हो सब्जेक्ट होता है। सवाल, अब अगर मैं कहने लगूं आपको कौन पढ़ा रहा है, आप क्या कहेंगे? जकरिया सर। पढ़ाने वाला कौन है? जकरिया सर। जकरिया सर क्या हुए? सब्जेक्ट। आपकी अम्मी जान किचन में है, वो खाना बना रही, फॉर एग्जाम्पल। मैं पूछ रहा, अरे भाई किचन में कौन खाना बना रहा है? आपने कहा अरे अम्मी बना रही हैं। खाना बनाने वाला कौन है? अम्मी जी। आप लोग मुझे सुन रहे हो ना? मुझे देख भी रहे हो? तो आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, सुनने वाले कौन है? आप। आप क्या हुए? सब्जेक्ट। आप लोग मुझे देख रहे हो ना, तो मुझे देखने वाले कौन है? आप। आप क्या हुए? सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? सिंपल है। हाँ भाई, मैसेज गैर जरूरी मत करिए। अब मैंने उस दिन भी बताया था आपको, पता नहीं बताया नहीं बताया था। गैर जरूरी कोई मैसेज नहीं, चुपचाप खामोशी से सुनिए। यस, जी, हाँ, नो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, मोबाइल चुपचाप सामने रखो, ध्यान से सुनो। जब यहाँ कोई चीज समझाई जाएगी तो कोई मैसेज नहीं किसी तरीके का। अगर किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे यहाँ से जब नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो किसी को आवाज ही नहीं जाती भाई साहब। एक दो बच्चे का मैसेज आता है, सर मेरी आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। तो भाई साहब आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसको सोल्व कीजिए। ठीक है। लेकिन जब कोई चीज हम एक्सप्लेन करूं तो आप किसी भी तरीके का मैसेज मत किया कीजिए, इससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। वो आपके मैसेज को पढ़ते हैं, क्या बताया, इधर मैं समझा रहा हूँ, तो माइंड क्या हो जाता है, दो तरफ चला जाता है। ओके। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो करने वाला हो, सीधा सीधा है। वर्ब किसे कहते हैं सर? बहुत आसान सी डेफिनेशन। जी देखो, मैंने अभी बताया था, इन्होंने फिर मैसेज कर दिया, भाई साहब आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी। तो वर्ब किसे कहते हैं, सवाल ये हुआ। जवाब, जो लफ्ज, ये जो वर्ड काम को बताता है, अमल को बताता है, दैट इज वर्ब। फिर सुन लीजिएगा, जो लफ्ज, ये जो वर्ड काम को बताता है, अमल को बताता है, दैट इज वर्ब। इस सबको एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। इतनी बात सुनिए बस। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? बहुत आसान अल्फाज में। सर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जवाब, जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एक बात। दूसरी बात, जिसको किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है।
इनमें से जो लफ्ज आपको आसान लगता हो वो याद कर लेना। जिस पर एक्शन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझाइए सर। अभी समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ा। एक एक चौथी चीज और होती है सेंटेंस में। वो क्या है सर चौथी चीज? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो लफ्ज, जो वर्ड वर्ब की हेल्प करता है उसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करता है उसको कहा जाता है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब सवाल ये हुआ कि सर ये हेल्पिंग वर्ड आता कहाँ है सेंटेंस में? जवाब, सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में आता है। कहाँ आता है? सब्जेक्ट वर्ब इन दोनों के बीच में आता है। कौन? हेल्पिंग वर्ब। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है जी। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये सिर्फ अफर्मेटिव है। जो क्या अगला सवाल आप लोग ये कर सकते हैं कि सर क्या हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही आता है और कहीं नहीं आता? कहीं और भी आता है। फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि इन दोनों के बीच में आता है बस। अब बाकी कहीं आता नहीं आता आगे पढ़ लोगे। ठीक है। ये चार चीजें मैंने आपको बताई। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा। फिर देखो कौन बच्चा बताएगा। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल है आई एम स्टडिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। मेरे भाई इसमें जो आई है दैट इज सब्जेक्ट। सवाल, सर ये आई सब्जेक्ट क्यों है? सवाल क्या हुआ कि सर ये आई सब्जेक्ट क्यों है? जवाब, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? मैं। और मैं के लिए क्या था अंग्रेजी में? आई। इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। अगला वर्ड यहां पर लिख रहा एम, को भी रहने दीजिए। अगला वर्ड है स्टडीइंग। ये क्या है सर? स्टडीइंग वर्ब। सर ये वर्ब कैसे है और क्यों है? सवाल ये कि सर ये वर्ब क्यों है? जवाब, आपको बताया गया है कि जो लफ्ज, ये जो वर्ड वर्ब एक्शन को बताएगा, काम को बताएगा, उसके बारे में कहा जाएगा कि वर्ब है। अच्छा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इसमें पढ़ने का जो एक अमल और एक काम है, इसको कौन सा लफ्ज बता रहा है इन चारों? एब्सोल्युटली स्टडिंग बता रहा है। इसलिए स्टडिंग क्या हुआ? वर्ब हुआ। फिर से सुन लीजिए, स्टडिंग वर्ब है। सवाल ये हुआ सर वर्ब क्यों है? जवाब, देखिए फिर किसी ने मैसेज कर दिया, आयशा, आसिया शायद। आपसे कहा ना मैसेज नहीं करिए, फिर भी मैसेज कर रहे हो आप। स्टडिंग वर्ब है क्यों? क्योंकि जो लफ्ज काम को बताता है, अमल को बताता है, दैट इज वर्ब। वर्ब होता है, इसलिए स्टडिंग क्या है? वर्ब है। अगली बात, इंग्लिश क्या है सर? जवाब, ऑब्जेक्ट। क्यों है ऑब्जेक्ट? आपको बताया गया था कि जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। तो किस चीज को पढ़ रहा हूं मैं? मेरा पढ़ने का जो एक्शन है किस पर हो रहा है? वो इंग्लिश पर हो रहा है। मैं इंग्लिश को ही तो पढ़ा जा रहा है। तो ये जो मेरा पढ़ने का एक्शन है किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर। इसलिए इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब एक चीज रह जाती है एम। एम क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। सवाल, सर हेल्पिंग वर्ब क्यों है? जवाब, आपको बताया गया था कि जो लफ्ज, ये जो वर्ड वर्ब की हेल्प करेगा उसको कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ये एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि ये एम यहाँ पर ये जो स्टडिंग वर्ब है, इस वर्ब की हेल्प कर रहा है ये वर्ड, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप एम नहीं लाएंगे तो स्टडिंग अपनी मीनिंग आपको कंप्लीट नहीं दे पाएगा। क्योंकि ये माजूर है बेचारा, ये बगैर बैसाखी के नहीं चल सकता। इसको जरूरत है एम की। जब तक आप एम नहीं लाएंगे तब तक स्टडिंग अपने कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं देगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो लफ्ज है यहां पर जैसे एम, ये हेल्पिंग वर्ब है। खुद इस लफ्ज से ही पता चला है नहीं ऐसा लफ्ज जो वर्ब की हेल्प करता हो मीनिंग को कंप्लीट करने में। इसलिए एम क्या हुआ?
हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इस वर्ब की हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में। फिनिश। एक एग्जाम्पल और देखिएगा मेरे भाई। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। इस एग्जाम्पल में आई क्या है? सब्जेक्ट। सवाल, सर आई सब्जेक्ट क्यों है? जवाब, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। केक खाने वाला कौन है? मैं। और मैं के लिए क्या आता है? आई, इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्लियर। दूसरे नंबर पर यहाँ ये ईटिंग को ली थी, एम को छोड़ दीजिए यहाँ पर भी। ईटिंग, ईटिंग क्या है सर? वर्ब। सवाल, सर ईटिंग वर्ब क्यों है? जवाब, आपको बताया गया है कि जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताता है, एक्शन को बताता है, अमल को बताता है, उसके बारे में कहा जाएगा ये वर्ब है। यहाँ पर आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। खाने का जो एक एक्शन और अमल है, इसको कौन सा लफ्ज बता रहा है? ईटिंग, इसलिए ईटिंग क्या हुआ? वर्ब। क्लियर। केक, ये जो केक है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सवाल, सर ये केक ऑब्जेक्ट क्यों है? जवाब, आपको बताया गया है कि जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब आई एम ईटिंग केक, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। भाई किसको खा रहे हो? ये जो खाने का एक्शन है किस पर हो रहा है? वो केक। केक पर हो रहा है, केक पर खाने का एक्शन हो रहा है, इसलिए केक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्लियर। एम, एम क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। सवाल, सर हेल्पिंग वर्ब क्यों है? जवाब, आपको बताया गया है कि जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करता है उसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब है। आई एम ईटिंग केक, इस एग्जाम्पल में इस ईटिंग की जो हेल्प कर रहा है और इसकी जो मदद कर रहा है वो एम है, इसलिए एम को कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब है। इस वर्ब की हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में। क्लियर। तो ये आपने अभी पढ़ा सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब आप आगे जो पढ़ रहे हैं दैट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब मैं आपके सामने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बता रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों ने जो सेंटेंसेस की किस्में हैं, उर्दू में लफ्ज बोल दें काइंड्स के लिए किस्में, अकसाम, हिंदी में प्रकार। जो सेंटेंस के काइंड्स हैं, जो उसकी किस्में हैं, वो बहुत सारे लोगों ने चार गिनवा रखी हैं, कुछ लोगों ने पांच, जो ग्रामर के लिखने वाले लोग हैं। यहाँ मैं आपके सामने सिर्फ तीन लेके आया हूँ, वो है जो आपके इस काम आने वाली ज्यादा बस। पहला देखिएगा आप क्या है? अफर्मेटिव। सर अफर्मेटिव किसे कहते हैं? इतनी मुश्किल डेफिनेशन तो मैंने कभी नहीं देखी। सर अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जवाब, जिसमें हाँ हो। सिंपल। जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। सारे के सारे सेंटेंस क्या हैं? अफर्मेटिव। क्यों? क्यों है सारे अफर्मेटिव? जवाब, भाई साहब सब में हाँ आ रहा है, और जिस सेंटेंस में हाँ आता है ना उसको कहा जाता है अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए ये क्या है? अफर्मेटिव। क्लियर। नेक्स्ट। अरे भाई ये क्या लिख रहा है? दैट इज, इसको बहुत से लोग पढ़ते हैं निगेटिव। इसको निगेटिव वेगेटिव मत पढ़िएगा भाई साहब, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसको निगेटिव मत पढ़ना आप, ठीक है, नेगेटिव पढ़ना। नेगेटिव किसे कहते हैं? जिसमें ना हो, जिस सेंटेंस में ना हो नेगेटिव है। जैसे आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जब सेंटेंस में नोट वगैरह लग जाता है, नोट छोड़ दीजिए, जिसमें ना हो वो नेगेटिव है, बस ये बात याद रखिए। इससे पहले बताया था अफर्मेटिव, जिसमें हाँ हो। ये है दूसरे नंबर पर नेगेटिव, जिसमें ना हो। अब अगली चीज है छोटी सी बस, वो क्या है भाई? दैट इज, इसको बहुत से लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ते हैं? इंटेरोगेटिव।
कुछ लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, है ना। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज इंटेरोगेटिव, 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 ये याद रखिएगा। किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस? बहुत मुश्किल डेफिनेशन है। जिसमें सवाल हो दैट इज इंट्रोगेटिव, जिसमें सवाल हो वो इंट्रोगेटिव होता है। अब देखिए मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, इससे पहले था नेगेटिव, उससे पहले था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? जिसमें हाँ हो। उसके बाद था नेगेटिव, किसे कहते हैं? जिसमें ना हो। ये है इंटरोगेटिव, किसे कहते हैं सर? जिसमें सवाल हो, बस। अब देखिएगा एक अहम बात, बहुत ध्यान से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको भी बताया कि जिसमें सवाल होता है दैट इज इंट्रोगेटिव। अभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है सवाल वाला, दो तरह से बनता है, बहुत ध्यान से। ये दो तरह से बनता है। एक तरीका, पहला तरीका ये है कि कोई भी एक सिंपल कोई भी सेंटेंस ले लो आप, उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठा के शुरू में रख दो, इंट्रोगेटिव बन जाता है। फिर ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। पहला, जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, उसमें जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा हो ना, उसको उठाओ और शुरू में ले जाकर रख दो खुद ब खुद। वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अलग से कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है उसमें, कि अलग से कोई चीज लाओगे तब इंट्रोगेटिव बनेगा, नहीं। वही जो सेंटेंस है उसी में जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा होगा उसको उठाओ वहां से और सबसे शुरू में जाकर रख दो, बस। वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। एक तरीका। दूसरा, दूसरा तरीका ये है कि आपको उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवाल वाला सेंटेंस बनाने के लिए, अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज लाना पड़ेगा, तब जाकर वो इंट्रोगेटिव बनेगा, वरना इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल। आर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? ये असल सेंटेंस मालूम है क्या था? असल जो सेंटेंस है वो है यू आर स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। यानी यू ये पहले है और आर इसके बाद में है। ऐसा बोलते हैं यू आर गोइंग, यू आर स्पीकिंग, यू आर ईटिंग, बोलते हैं ना यू आर। तो यू पहले आएगा फिर आर आएगा। असल क्या है? यू आर स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। लेकिन इस सेंटेंस को मुझे जब सवाल वाला बनाना है, इंट्रागेटिव बनाना है, तो यू आर स्टडिंग इंग्लिश में जो आर था इसको उठा के कहाँ रख दिया हमने? शुरू में रख दिया। देखो जैसे यहाँ किया है, आर असल यहाँ था ना, यहाँ से उठा के कहाँ रख दिया? शुरू में रख दिया। इंट्रोगेटिव बन गया खुद ब खुद। ये तो बताया आपको अभी। यानी अलग से कोई लफ्ज लगाने की, कोई किसी भी वर्ड को उठा के रखने की जरूरत नहीं है। वो जो सेंटेंस है उसी में जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा होगा उसको उठाओ और शुरू में रख तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, बस। सिंपल। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको? कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अलग से सवाल वाला कोई ना कोई लफ्ज ऐड करना पड़ेगा तब बनेगा। जैसे वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? तो यहां पर आप अगर देख पा रहे हो तो गौर करिए एक चीज पर। देखिए, ये एक लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया गया है वाई। इसको अगर आप हटा दें तो इस सेंटेंस में और इस वाले में कोई फर्क रह जाएगा? कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी लिख रहा है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, और अगर इसको हटा दो तब भी आर यू स्टडिंग इंग्लिश, कोई फर्क ही नहीं है। ये जो दूसरी कैटेगरी मुझे बनानी है, इसको बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई सवाल वाला वर्ड रखना पड़ेगा अलग से। जैसे वाई, वाई का मीनिंग है अंग्रेजी में क्यों। तो क्यों एक ऐसा लफ्ज है जिसके जरिए सवाल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने लफ्ज वाई को बढ़ाया तब जाकर इंट्रोगेटिव की दूसरी किस्म बनी है, दूसरी काइंड ये तैयार हुई है। और अगर मैं नहीं बढ़ाता इसको तो फिर पहले की तरह रहता है, वो बनती नहीं। तो कंक्लूजन क्या है, खुलासा कलाम ये हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। पहला तरीका, जो सेंटेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब बन रहा हो जो लफ्ज, उसको उठाओ और शुरू में ले जाकर रख दो, बस। जैसे यहाँ पर किया गया है, आर यू असल था यू आर, तो आर बीच में आ रहा था ना यू के बाद, हमने इसको आर को उठाया और शुरू में रख दिया। तो आर यू स्टडी इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? सवाल बन गया। दूसरा क्या बताया आपको? कि सवाल वाला बनाने के लिए अलग से कोई ना कोई लफ्ज आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर दूसरी वाली किस्म और दूसरी प्रकार और दूसरी काइंड तैयार होगी। जैसे यहाँ पर हमने किया है वाई आर यू स्टडी इंग्लिश, यहाँ पर हमने वाई को अलग से उठाया है। ये वाई, इस तरह के जो अल्फाज है ना सवाल वाले, वो आपको दिए जाएंगे, अभी नहीं, वक्त पे।
उनको कहा जाता है WH फैमिली। WH फैमिली मतलब ये WH फैमिली से जो इस शुरू होने वाले अल्फाज हैं उनका पूरा खानदान है। ठीक है, वो सवाली अल्फाज हैं, वो आपको दिए जाएंगे। और WH फैमिली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें जो अल्फाज हैं या तो W से शुरू होते हैं, या फिर H से शुरू होते हैं, या फिर दोनों से होते हैं, जैसे यहाँ पर W भी और H भी है। समझ में आया? तो इसलिए उनको WH फैमिली बोलते हैं। वो सवाल करने के लिए जितने भी अल्फाज है ना, वो पूरी फैमिली एक ही महल्ले में रहती है। तो जब बात आएगी तो पूरे महल्ले को उठा लाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और फिर आपको सिखा देंगे। तो दो बातें हुई। अब जरा एक चीज पे जरा गौर करना मेरे दोस्त, ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या हैं? इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। क्यों है सर इंट्रोगेटिव? जवाब, अबे भैया दोनों में सवाल है। पहले का तर्जुमा और ट्रांसलेशन है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? और दूसरे का ट्रांसलेशन है व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? दोनों में सवाल है। तो सवाल होने की बुनियाद पर क्या हुआ? इंट्रोगेटिव। एक चीज पे गौर करिएगा, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? हाँ आ रहा है, नहीं हाँ, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? और व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? तो जब दोनों सेंटेंसेस में हाँ आ रहा है, हाँ आने की बुनियाद पर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी है। इंट्रोगेटिव इसलिए चूंकि सवाल है, अफर्मेटिव इसलिए इसलिए कि इनमें हाँ है। क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? तो हाँ आ रहा है ना, इसलिए दोनों क्या हुए? इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी। अब आपके सामने वो एग्जाम्पल है जो नेगेटिव वे में है। अब देखिए, वाई सॉरी आर यू नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो? और वाई आर यू नॉट स्टडी इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ये दोनों अगर आप गौर करेंगे दोनों पर, तो इन दोनों में सवाल है। पहला, आर यू नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो? सवाल है, इंट्रोगेटिव हो गई। वाई आर यू नॉट स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो? सवाल है, इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हैं, क्योंकि दोनों में नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हैं क्योंकि सवाल है, अफर्मेटिव भी हैं क्योंकि हाँ है। तो एक ही वक्त में एक सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, साथ साथ इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। नीचे वाले दोनों सवालों पे, दोनों सेंटेंसेस पे आप अगर गौर करें, तो दोनों इंट्रोगेटिव भी हैं। क्यों? क्योंकि सवाल है। साथ साथ में नेगेटिव भी है। क्यों? इसलिए कि उनमें ना आ रहा है। तो पता ये चला कि एक ही सेंटेंस एक ही वक्त में इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा, ये आई ये चीज मेरे भाई, टेंसेस किसे कहते हैं? बहुत आसान अंदाज में देखिए, टेंस है असल एक लफ्ज सिंगुलर, इसका प्लूरल है टेंसेस। सिंगुलर मतलब उर्दू में इसके लिए लफ्ज आता है वाहिद। जो चीज एक होती है, इंग्लिश में उसे सिंगुलर बोलते हैं। और जो इसी को उर्दू में या अरबी में वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एक से ज्यादा जो होगी तो वो प्लूरल कहलाती है अंग्रेजी में, और उर्दू में उसको जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल ये जो टेंस यहाँ पर जो लिखा है टेंसेस, ये प्लूरल है, जमा है। इसका सिंगुलर और वाहिद आता है टेंस। टेंस क्या मीनिंग है? बड़ा आसान सा लफ्ज है, इसका मीनिंग है वक्त। क्या मीनिंग है? वक्त। उर्दू में इसी को बोलते हैं जमाने। टेंसेस को क्या बोलते हैं उर्दू में? जमाने। तो जो टेंसेस और जो वक्त है, ये तीन किस्म है इसकी, तीन जगह इसको तकसीम किया गया और कैटेगराइज किया गया। एक वो वक्त है जो गुजर गया, एक वो है जो चल रहा है, और एक वो जो आएगा। लेट्स सी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट इसको उर्दू में बोलते हैं माजी। प्रेजेंट इसको उर्दू में बोलते हैं हाल। फ्यूचर इसको उर्दू में कहा जाता है मुस्तकबिल। अब देखिएगा, पास्ट जो गुजर गया वो जमाना, जो वक्त बीत गया दैट इज पास्ट। जो चल रहा है इस वक्त दैट इज प्रेजेंट, और जो आइंदा वक्त आएगा दैट इज फ्यूचर। अब पास्ट जो है इसकी भी चार काइंड्स हैं, प्रेजेंट के भी चार हैं, फ्यूचर के भी चार हैं। तो चार इसके और चार इसके और चार इसके, टोटल कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 12 टेंसेस। यही है अंग्रेजी की जान, अंग्रेजी की दुनिया की रीढ़ की हड्डी। जिसको ये आ गए उसको अंग्रेजी आ गई। अब हर एक की डिटेल में हम बात करेंगे, क्या क्या है वो, उनकी लिस्ट देख लीजिएगा।
पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हैं 12 टेंसेस भाई साहब। पास्ट के भी चार, प्रेजेंट के भी चार, फ्यूचर के भी चार, सेम है। ये जो सिंपल का लफ्ज यहाँ आया है पास्ट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने सिंपल लिखा है, इंडेफिनिट भी इसका दूसरा नाम है। ये था आज का आपका लेसन जो मेरे यहाँ का बेसिक था। अब आप हर एक की डिटेल अलग पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल है, इसको कहाँ यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, सब डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीजों की डिटेल आप पढ़ेंगे। ये मोटी मोटी वो चीज बताई है मैंने आपको जो आप 2.5 से 3 महीने के अंदर सीखने जा रहे हैं, सिर्फ ये जो आपके सामने है। बाकी आखिर के जो 3 मंथ हैं उनमें आपकी पॉलिशिंग होगी। ठीक है, जो आप पढ़ा होगा इसकी पॉलिशिंग होगी, वो कैसे होगी उसी वक्त बताया जाएगा। बहरहाल ये था आज का आपका लेसन। किसी अभी अभी है 4 मिनट्स। हाँ, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है तो बुलाइए। इनके हैंड नीचे कर दीजिए, कुछ पूछना होगा तो फिर आएंगे। सुफिया अंजुम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट आई थिंक। सर, मैंने सर से कहा था 10 PM में ज्वाइन होने के लिए, सर ने तो 5 PM में ज्वाइन कर दिया सर। अच्छा, तो वहीं आना है आपको? सर ने तो उसका ग्रुप नहीं भेजा सर। आप उनसे बात करिए, भी कॉल करिए मेरे मैनेजर को, क्लास छोड़ दीजिए आप, कॉल रिसीव कर लेना भी। हाँ चलिए, नेक्स्ट। व्हाट? कमरुद्दीन प्लीज। यस सर, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू आई एम स्टडिंग इंग्लिश हो सकता है क्या? देखिए, डू आई एम स्टडी इंग्लिश तो नहीं होगा, डू आई स्टडी इंग्लिश हो जाएगा वो। क्यों, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्या? हाँ, आईएनजी नहीं आती है असल में, जो आप पूछ रहे हो ना सेंटेंस, उसमें आईएनजी नहीं आएगी, डू के साथ आईएनजी नहीं आती। ये सब असल में आ गए, ये सब ये जो मैंने दिखाया ना आपको, ये सब इसकी डिटेल है जो आगे पढ़ोगे आप। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा डब्ल्यू एच से क्वेश्चन था मतलब सर, व्हाट हाँ, डू आई स्टडी, ये हो हाँ सकता है क्या? व्हाट डू आ जाएगा, बिल्कुल सही है, व्हाट डू आई स्टडी हो जाएगा ना? हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। अनीस आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। यस सर, डाउट कुछ नहीं है, सब ओके है सर। जी बेहतर। जी वजीहा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। सर, आप बच्चों का अलग कब करेंगे? अलग कब करेंगे बेटे? हम्म। क्या अलग करेंगे? बच्चों की क्लास अलग। मेरी पर्सनल पे पूछिएगा जो पूछना है, ठीक है बेटा। इससे रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, अलग की कोई बात हो तो पर्सनल पे पूछा कीजिए। ठीक है जी, बेहतर है। ये रिकॉर्डेड सेशन आपके पास आ जाएगा। बाकी कल से इंशाल्लाह ये सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल से बात करेंगे। ठीक है, और आप लोग पाबंदी से क्लास लेते रहिए। अगर आप गजब का कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं तो फिर आप वो स्टेप्स फॉलो करना जो मैं बताऊंगा। आप गजब की अंग्रेजी बोल के बगैर रह ही नहीं सकते भाई साहब। ठीक है, इसलिए आप जो चीज बताई जाएगी उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है जी, क्या कह रही बुलाइए। हम्म, रुखसाना प्लीज। सर 6 महीने के बाद एडवांस कोर्स भी होगा या इसी में सब कवर अप हो ना जाएगा? बाबू, मैंने कहा ना आपसे, क्लास से अलग कोई वैसी बात हो पर्सनल पे पूछिए, पर्सनल पे बताएं। ठीक है बाबू, चलिए अच्छा है, मिलते हैं, सलाम वालेकुम।